दोस्तों, आधी रात को सन्नाटे को चीरते हुए एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के दरवाजे पर जाता है। उसे सरप्राइज देने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसकी प्रेमिका, जिसकी उम्र 16 साल है, जो नाबालिग है, उसके साथ में पहले से ही 2 लड़के कमरे के अंदर हैं। जैसे ही प्रेमी दरवाज़ा खटखटाता है तो देखता है कि अंदर 2 लड़के पहले से ही मौजूद हैं और अचानक से ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ तांडव होता है कि उसकी प्रेमिका की मौत हो जाती है। दोस्तों, कौन थे वो 2 लड़के? आखिर प्रेमी आधी रात को उस प्रेमिका के घर पे क्यों आया? तो दोस्तों, इस मर्डर की आखिर में गुत्थी सुलझाई जाती है। उसकी लाश को, उसकी प्रेमिका की लाश को कब्र से 23 दिन बाद निकाला जाता है और उसकी लाश को फॉरेंसिक के लिए भेजा जाता है। उसके बाद में सारी गुत्थी सामने सुलझती जाती है और खुल के आती है कि आखिर प्रेमी आधी रात को प्रेमिका के घर पे क्यों आया, उसके घर में जो 2 लड़के थे वो कौन थे, क्या कर रहे थे, और इस प्रेमिका की मौत हुई तो कैसे हुई। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारी कहानी से कुछ सीखते हैं तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें ताकि हम अगली वीडियो में आपका नाम लें और आपके प्रश्न का उत्तर आपको दे सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है पीलीभीत। पीलीभीत में एक थाना है जहानाबाद थाना, और उसी थाने के अंदर जितने भी गांव हैं उनमें से एक गांव का नाम है आम खपड़िया गांव। दोस्तों, इसी आम खपड़िया गांव में क्या होता है, 11 अप्रैल वाले दिन ईद होती है। सभी गांव के लोग ईद बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हैं। अब सब लोग खुशहाल होते हैं, सब खुशी खुशी सारा काम चलता है। अब समय बीतता है। 2 दिन बाद यानी कि 13 अप्रैल को इसी गांव में सुबह एक घर में से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। अब जैसे ही गांव में रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं तो गांव के लोग सोचते हैं कि इस घर में आखिर हुआ क्या, लोग चिल्ला क्यों रहे हैं। अब गांव के लोग क्या करते हैं, उस घर की ओर जाते हैं। जैसे ही जाते हैं तो उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़े दंपत्ति होते हैं, पति और पत्नी, जो कि बुजुर्ग होते हैं। उनके गोदी में एक लड़की की लाश होती है जिसकी उम्र 16 साल होती है। दोस्तों, उस लड़की का नाम था सीरी। सीरी की उम्र 16 साल है। उसके दादा दादी उसे अपनी गोदी में लेके बैठे हैं और ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं क्योंकि अब सीरी मर चुकी है। दोस्तों, जैसे ही गांव के लोग उस लड़की को देखते हैं तो देखते ही चौंक जाते हैं कि आखिर ये लड़की मर कैसे गई, क्योंकि गांव के लोग उस लड़की को घर में आते जाते देखते थे। सीरी अच्छी लड़की थी। अब गांव के लोग क्या करते हैं, उसे चेक करते हैं, उसकी नब्ज़ पकड़ते हैं, उसकी सांस चेक करते हैं तो पता चलता है कि सीरी मर चुकी है। अब अचानक से ये लड़की मर कैसे गई, तो गाँव वाले लोगों को ऐसा लगता है। देखिए, 2 चीज़ें बताता हूँ। आत्महत्या सिर्फ हिंदू लोग ही करते हैं, मुसलमान कभी कोई आत्महत्या नहीं करता। आप चाहें तो देख लीजिए सर्च करके कि शायद ही लाखों लोगों में से एक मुसलमान ने सुसाइड की हुई। मुसलमान कभी आत्महत्या नहीं करता, इसलिए गांव के लोग कहते हैं कि सीरी मुसलमान थी। अब सीरी आत्महत्या तो कर नहीं सकती, या तो इसको अटैक बटैक आया है, कोई चक्कर है, या किसी रहस्यमयी तरीके से इसकी मौत हो गई है। अब गाँव के लोग इसी चिंता में होते हैं कि आखिर ये लड़की मरी कैसे, क्योंकि दोस्तों, सीरी जो थी अपने दादा दादी के पास ही रहा करती थी। सीरी के माता पिता जो थे वो नेपाल में एक ईंट के भट्टे पर काम करते थे। अब सीरी के माता पिता रहते हैं नेपाल में, सीरी रहती है हमारे हिंदुस्तान में अपने गांव में अपने दादी दादा के पास। तो होता क्या है, गांव के सभी लोग ये कहते हैं कि देखो भाई, देखो नेपाल से आने में समय लग जाएगा इसके माता पिता को, तो उसके कफन दफन की तैयारी करो। तो होता क्या है कि 14 अप्रैल की सुबह सीरी को दफना दिया जाता है, क्योंकि मुसलमान समाज में जो लाश होती है, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, उसे दफनाया जाता है। 13 तारीख को ही सीरी के परिवार के जितने रिश्तेदार होते हैं, आसपास के दूर दराज के जो आ सकते हैं, वो सब आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी पुलिस को खबर नहीं देता कि ऐसे ऐसे करके इस घर में एक 16 साल की लड़की मर गई है और इसके बारे में जांच पड़ताल करो। कोई भी पुलिस को खबर नहीं देता, क्योंकि किसी को ये लगता ही नहीं है कि किसी ने सीरी की हत्या की हो सकती है। सबको यही लगता था कि किसी बीमारी की वजह से, अटैक की वजह से, या किसी भी रहस्यमयी तरीके से
सीरी की हत्या हो गई है। किसी के मन में ये नहीं आया कि हो सकता है किसी ने इसकी हत्या की हो, और गांव के लोग थे, भोले भाले थे, तो उन लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। अब 14 अप्रैल की सुबह सीरी को दफना दिया जाता है और उसके माता पिता नहीं आ पाते। लेकिन होता क्या है, 2-4 दिन बाद उसके माता पिता अपने शहर, अपने गांव आ पाते हैं, क्योंकि वो नेपाल में होते हैं। उसके माता पिता बड़े दुख में होते हैं, रोते हैं कि हमारी एक छोटी बच्ची थी जिससे वो प्यार करते थे, वो आखिर मर कैसे गई। कोई बात नहीं दोस्तों, उसके माता पिता को जो उसके माता पिता थे वो सीरी को दफनाते हुए देख ही नहीं पाए। उसको सिर्फ एक वीडियो कॉल दिखा दी कि ये देखो तुम्हारी बेटी है, उसको दफनाया जा रहा है। बस उसके माता पिता उसी में ही बेचारे, फ़ोटो में क्या कर सकते हैं, वो अब घर आ जाते हैं। सारे गांव में ये शोर होता है कि इनकी बच्ची 16 साल की थी, वो मर चुकी है। अब सबके मन में सवाल होते हैं कि वो बच्ची आखिर मरी गई, मरी कैसे। कोई ये नहीं सोच पाता कि हो सकता है कि इसको किसी ने मार दिया हो। अब ये लड़की चलो रहस्यमय तरीके से मरी, तो मरी कैसे, इसको कोई अटैक आया था, इसने कुछ खा लिया था, किसी सांप वगैरह ने खा लिया था, कहीं से गिर गई थी, क्या हुआ था इसके साथ जो ये लड़की मर गई। अब क्या होता है दोस्तों, जो सीरी होती है उसकी मौत को कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके माता पिता आम खपड़िया गांव में ही रहा करते हैं, अभी अपने काम पे नेपाल नहीं गए। अब कुछ दिन बाद क्या होता है, तो उनके दिनचर्या जैसी होती है वो कटने लगती है। तो उसकी माँ कहती है कि सीरी के पास एक मोबाइल था, वो मोबाइल कहाँ है। तो उसके मोबाइल को ढूंढा जाता है। अब जब उसके मोबाइल को ढूंढा जाता है तो देखते हैं कि घर के एक कोने में सीरी का मोबाइल पड़ा हुआ है। अब जैसे ही उठाते हैं तो देखते हैं कि मोबाइल टूटा हुआ है। अब उसकी माँ को ये नहीं मालूम था कि मोबाइल अभी टूटा है या कभी टूटा है, वो सोचती है शायद पहले का टूटा होगा। तो उसके पापा से बोलती है कि ऐसा कीजिए, इस मोबाइल को रिपेयर करवा लाइए। अब उसके पिताजी उसको रिपेयर करवाने के लिए डालते हैं। 2 दिन बाद वो मोबाइल आता है। अब जैसे ही मोबाइल सीरी की माँ के हाथ में आता है तो उसको खोल के देखती है कि इसमें कौन कौन है, किस किस के फ़ोटो हैं। बेचारी को बच्ची की याद आती है, तो वो कहती है कि सीरी के फ़ोटो होंगे, इसको देख लेती हूँ। तब वो उसकी गैलरी के अंदर जाती है, तो जैसे ही वो स्क्रॉल करती है फ़ोटो और वीडियोज़ को, तो उसमें एक फ़ोटो होता है जो सीरी की माँ की आंखों के सामने आता है। उसमें क्या होता है, उसमें सीरी होती है, एक पुलिस वाला होता है और एक और लड़की होती है जो कि इसी आम खपड़िया गांव की होती है। अब जैसे ही सीरी के बगल में वो पुलिस वाला दिखता है, वैसे ही उसकी माँ का सर घूमने लगता है कि ये कौन है, ये मेरी बेटी के साथ फ़ोटो कैसे इसका, इसे तो हम जानते नहीं है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई पड़ोसी है। अब उसकी माँ क्या करती है, सीधी एसपी ऑफिस पहुँच जाती है और एसपी साहब से जाके सीधी शिकायत करती है कि मेरी बच्ची ऐसे ऐसे करके संदिग्ध हालत में मरी हुई पाई थी, और जब हमने इसके मोबाइल को जुड़वाया, इसकी रिपेयरिंग करवाई, तो उसके अंदर इस सिपाही की फ़ोटो है। ये सिपाही कौन है, हो सकता है कि इसी सिपाही ने मेरी बच्ची को मारा हो। तो जैसे ही एसपी साहब ये देखते हैं तो उस फोटो को अपने पास लेते हैं और सर्कुलर करवाते हैं, इसकी जानकारी दो, ये सिपाही कौन है और इस लड़की के साथ क्या कर रहा है। तो पता चलता है कि ये सिपाही पहले जहानाबाद थाने में था और आजकल ये मुरादाबाद थाने में है, और इस सिपाही का नाम राजकुमार है, और सिपाही रहने वाला भी वहीं का होता है। तो एसपी साहब का पूरा शक उस सिपाही के ऊपर जाता है और उसकी जो प्रेमिका होती है उसके ऊपर जाता है। तो क्या होता है कि पुलिस सीधे उस सिपाही के पास जाती है, उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब सिपाही से पूछा जाता है कि सीरी से तुम्हारा क्या संबंध है, ये फ़ोटो और तुम हो, ये कौन है ये लड़की, ये बताओ। तो सिपाही साफ साफ कहता है कि देखिए, मेरा सीरी से कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही मैं उससे कभी कोई बात की। मेरा संबंध था उसकी सहेली से, जो कि इस फोटो में दूसरी लड़की दिख रही है। अब उस लड़की के पास में कोई फ़ोन नहीं है। अब उसके पास फ़ोन नहीं है तो वो सीरी के मोबाइल से मेरे से फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग पे बात किया करती थी, ऑडियो कॉलिंग पे बात किया करती थी। एक दिन की बात है, सीरी के साथ में वो लड़की घूमने आई थी। तो मैं तो सीरी को जानता नहीं हूँ, बस ये मालूम है कि इसकी फ्रेंड है। तो हम लोग कहीं पे घूमने गए थे, तो वहीं पे हमने ये फ़ोटो क्लिक कर लिया और ये वही फ़ोटो है, इसके अलावा आपको कोई और फ़ोटो नहीं पाएगा। अब पुलिस क्या करती है, सीरी की कॉल डिटेल्स निकलवाती है कि किस किस से इसने कितनी कितनी बात की और इस पुलिस वाले से कितनी बात की। तो पता चलता है सीरी और उसके मोबाइल में बहुत देर तक कईयों बार बातें होती हैं। तो वो सिपाही कहता है कि सर, मेरा सीरी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो उसकी सहेली का फ्रेंड हूँ। लेकिन पुलिस उसकी एक भी बात नहीं मानती। अब
उस सिपाही को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके ऊपर 302 का केस लगा दिया जाता है और उसे अब जेल पहुंचाने की तैयारी की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस क्या करती है, सीरी की बॉडी को कब्र में से 23 दिन बाद खुदवा कर निकालती है और उसे फॉरेंसिक की रिपोर्ट के लिए भेज देती है ताकि उसका पोस्टमार्टम हो सके। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस के सामने आती है तो पता चलता है कि सीरी की मौत गला दबाने की वजह से हुई है, सांस रुकने की वजह से हुई है। अब दूसरी तरफ जो सिपाही होता है उसी को हत्यारा समझा जाता है, उसके ऊपर केस चालू होने ही वाला होता है, उसको जेल पहुंचाने वाले ही होते हैं। तो क्या होता है कि जब पुलिस ने सीरी की कॉल डिटेल निकलवाई थी तो उसमें सिपाही का नंबर था, लेकिन एक नंबर और था। उस नंबर पे सीरी रात को लंबे लंबे समय तक, घंटों तक बात करती थी और डेली बात किया करती थी। अब पुलिस उस नंबर की डिटेल निकलवाती है कि वो नंबर किसका है। वो नंबर दोस्तों, वो नंबर होता है मोहम्मद साहिम खान का। अब पुलिस क्या करती है, तुरंत उसके घर पे पहुंचती है। मोहम्मद साहिम खान कौन है, क्योंकि ये लड़का सीरी से रात रात भर तक बात करता था, लंबे लंबे समय तक बात करता था, जरूर कोई ना कोई बात है। इसलिए पुलिस को पूरा शक अब मोहम्मद साहिम के ऊपर होता है। अब पुलिस सीधे मोहम्मद साहिम के घर पे पहुंचती है और उसे गिरफ्तार करती है। जैसे ही पुलिस मोहम्मद साहिम के घर पे पहुंचती है वैसे ही मोहम्मद साहिम के हाथ पैर कांपने लगते हैं। जैसे ही मोहम्मद साहिम के हाथ पैर कांपने लगते हैं तो पुलिस वाले उसे ध्यान से देखते हैं कि ये तो हड़बड़ा रहा है। अब जैसे ही वो हड़बड़ाता है, घबराता है, तो पुलिस का पूरा शक उसके ऊपर हो जाता है कि इसी ने कुछ ना कुछ किया है। अब उसको उठाकर थाने ले जाया जाता है। उससे पूछा जाता है कि तुमने श्री को मारा था ना, और तुमने श्री को मारा तो क्यों मारा। तो मोहम्मद साहिब इतना घबराया हुआ होता है कि वो तुरंत ही अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि जी हाँ साहब, मैंने ही श्री को मारा था। तो पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने हत्या की तो की क्यों। तो मोहम्मद साहिब बोलता है कि साहब, मैंने ही हत्या की थी। अगर मैं उस लड़की की हत्या नहीं कर पाता तो मैं अंदर ही अंदर घुटता रहता, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। वो बताता है कि आज से तकरीबन 4 साल पहले मेरी सीरी से बातचीत होना शुरू होता है। हम सोशल मीडिया के ज़रिए मिले थे और वैसे भी हम अड़ोस पड़ोस में रहते हैं तो वो हमें जानती थी। अब क्या होता है कि हम दोनों बातचीत किया करते थे, उसके बाद में हम दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत होना शुरू हो गया। अब प्यार हम दोनों के बीच में शुरू हो गया तो हम फ़ोन पे लंबी लंबी बातें किया करते थे। सीरी के माता पिता नेपाल में एक बॉर्डर पे भट्टे पे काम करते हैं और वो अपने दादा दादी के साथ घर पे रहती है। अब उसके दादा दादी बूढ़े हैं तो वो रात को सो जाते हैं। जैसे ही उसके दादा दादी सो जाया करते थे तो वो सीरी क्या करती थी, फ़ोन करके मुझे अपने घर पे बुला लिया करती थी और जो कुछ होना था, जो होता है, वो सब कुछ हम लोगों के बीच में होता था और मैं अपने टाइम से अपने घर पहुंच जाया करता था। अब क्या होता है, 12 अप्रैल की रात को मैं गांव में नहीं था। सीरी का फ़ोन आता है मेरे पास। 12 अप्रैल यानी कि ईद के दूसरे दिन। ईद के दूसरे दिन 12 अप्रैल होती है तो सीरी का फ़ोन आता है कि कहाँ हो तुम। तो मैंने कहा मैं किसी काम से शहर आया हुआ हूँ। तो सीरी कह रही थी कि उसके दादा दादी सो गए हैं और मुझे आज तुमसे मिलना है। हो सकता तो अगर तुम यहाँ पे होते तो मैं आज तुम्हें बुला लेती। तो वो कोई कहता है कोई बात नहीं, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आ जाऊँगा। तो सीरी कहती है जैसे ही तुम आओ तो मुझे आधे पौने घंटे पहले फ़ोन कर देना ताकि मैं अपने घर में अरेंजमेंट कर दूं, दादा दादी को देख लूं सही से सो रहे हैं नहीं सो रहे, जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो तुम मुझे फ़ोन कर दोगे, मैं उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लूँगी। तो साहिन कहता है ठीक है भाई, मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है, साहिन उस दिन किसी भी काम से कहीं शहर वहर नहीं गया था, वो गाँव में ही होता है। तो उसके मन में खुरापात सोचती है कि क्यों ना आज उसे सरप्राइज़ दिया जाए। तो वो सरप्राइज़ देने के लिए क्या करता है, सीरी के घर पहुँच जाता है और चुपचाप उसके दरवाजे पे आता है। तो अंदर हुजक के देखता है तो अंदर से सीरी के कमरे में से आवाज़ें आ रही होती हैं, जहाँ पे एक सीरी की आवाज़ होती है और किसी लड़के की आवाज़ होती है। अब साहिन क्या करता है, दरवाजे को खटखटाने लगता है। अब जैसे ही वो दरवाजे को खटखटाने लगता है तो वो दरवाज़ा जैसे ही वो दोनों लड़के खोलते हैं, दरअसल सीरी के साथ में दोस्तों एक नहीं 2 लड़के होते हैं। साहिन समझता है कि एक होगा क्योंकि उसको आवाज़ आ रही थी, लेकिन लड़के होते हैं तो वो तुरंत दरवाज़ा खोलते हैं और साहिन में धक्का मारते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं।
रात का समय होता है तो साहिन जैसे ही उनको देखता है कि 2 लड़के भाग के गए, वो उठता है, तुरंत उन लड़कों के पीछे भागता है, लेकिन अंधेरे का फ़ायदा उठा के वो दोनों लड़के गांव में गायब हो जाते हैं। अब सीरी को मोहम्मद साहिन को अंदर से बहुत ज़ोर से गुस्सा आती है कि ये 2 लड़के कौन थे। आज मैं बिना बुलाए घर पे आया हूँ तो ये 2 लड़के मुझे मिले हैं। मैं रोज़ाना फ़ोन करके आता था, जब भी आता था फ़ोन करके आता था, यानी कि मेरी गैर मौजूदगी में सीरी के पास और भी लोग आते हैं। साहिन को अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो घर के अंदर जाता है, वहाँ पे सीरी बैठी हुई होती है। वो उससे पूछता है कि कौन थे। सीरी उसको कोई भी सही जवाब नहीं दे पाती तो साहिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। वो कहता है कि तुमने मेरे को धोखा दिया, मैं तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास करता था, दिल से प्यार करता था, मैंने कभी किसी और लड़की के बारे में कभी सोचा नहीं, और तुम्हारे साथ लड़के रहते हैं कमरे में। आज तो मैं फ़ोन करके नहीं आया तो तुम्हारे पास में 2 लड़के दिख गए। जब मैं फ़ोन करके आता था इसका मतलब ये था कि तुम पीछे से या आगे पीछे मेरे, जब मैं नहीं होता था तो तुम इस कमरे में और भी लड़कों को बुलाती हो। सीरी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन मोहम्मद साहिन नहीं समझ पाता। वो गुस्से में इतना लाल हो जाता है कि वो सीरी के गले को पकड़ता है और ज़ोर से दबाने लगता है। सीरी झटपटाती है, उससे बहुत बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मेरे दर्द हो रहा है, सांस नहीं ली जा रही, लेकिन मोहम्मद साहिन उसे नहीं छोड़ता। साहिन उसका गला ज़ोर से दबाता रहता है, सीरी के मुंह में से आवाज़ नहीं निकल पाती, और तब तक दबाता है उसके गले को जब तक कि सीरी मर नहीं जाती। अब सीरी दोस्तों मर चुकी है। उसके बाद में मोहम्मद साहिन खान क्या करता है, वो चुपचाप वहाँ से निकलता है और अपने घर पे जाके आराम से सो जाता है। दोस्तों उसे लगता था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वो पकड़ा गया। वो पकड़ा गया कॉल डिटेल्स की वजह से। अब देखिए, मैं आपको रोज़ाना एक कहानी सुनाता हूँ, उसमें 99% क्या होता है कि कॉल डिटेल की वजह से ही आशिक पकड़े जाते हैं। 99% जो लोग होते हैं वो कॉल डिटेल की वजह से पकड़े जाते हैं। अगर वो फ़ोन सही नहीं होता, उसकी माँ को शक ना होता तो मोहम्मद साहिन बच जाता। अब इधर जो पुलिस वाला होता है और उसकी जो प्रेमिका होती है, उसको पुलिस क्या करती है, क्लीन चिट दे देती है, क्योंकि उन दोनों का इस मैटर में कोई भी हाथ नहीं था। और इधर जो सीरी के माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि लड़की का ये दोस्त है, जो पुलिस वाला है, और उसकी प्रेमिका है, इन दोनों का भी हो सकता है इस मौत में, इस मर्डर केस में हाथ है, इन दोनों को भी जेल भेजा जाए। लेकिन पुलिस क्या करती है, इतने सारे आरोप लगाने के बावजूद इन दोनों को क्लीन चिट दे देती है, क्योंकि इन दोनों का इस मैटर में कोई हाथ था ही नहीं। वो पुलिस वाला तो अपनी प्रेमिका से बात करने के लिए सिर्फ श्री का सहारा लिया करता था, ना वो उस दिन उस घर पे गया था, ना उसका इस मैटर से कोई लेना देना था। और साहिन खान को पुलिस जेल भेज देती है। दोस्तों इस घटना का खुलासा हुआ तो सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन को ठीक होने की वजह से। अगर सीरी की माँ उस मोबाइल फ़ोन को ना देखती, उसको ठीक ना करवाती और उसके अंदर उस पुलिस वाले का फ़ोटो ना दिखता, तो शायद आज साहिन खान खुलेआम घूम रहा होता, और आज शायद उसकी कोई और भी गर्लफ्रेंड होती, और शायद आज वो किसी और लड़की की भी हत्या कर सकता था। अब दोस्तों समय ऐसा आ गया है कि लोग शक में अंधे हो जाते हैं, वो पूरी बात बिना जाने समझे किसी की भी हत्या कर देते हैं। अब वो 2 लोग थे सीरी के कमरे में। मोहम्मद साहिन आता है, उसके कमरे में 2 लोग होते हैं, वो भाग जाते हैं। मोहम्मद साहिन चाहता तो सीरी से कहता कि भाई तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, आज से तुम्हारी मेरी ख़त्म, मैं तुमसे संपर्क नहीं करूँगा। लेकिन मोहम्मद साहिन ने ऐसा नहीं किया। उसने सीरी के साथ ज़बरदस्ती की, उसका गला दबाया, उसे मार डाला। क्या मारने से सीरी के जो साथ में जो लड़के थे या उसने कोई गलत काम किया था वो धुल गया? नहीं। वो चाहता तो सीरी को छोड़ सकता था, उससे बात करना बंद कर दे कि भाई तूने मेरे साथ धोखेबाजी किया, ख़त्म किया, मुझे नहीं करनी बात, तो आज मोहम्मद साहिन जेल के बाहर होता। अब सीरी के कमरे में जो 2 लोग थे वो कौन थे, इसके बारे में दोस्तों किसी को कोई भी पता नहीं है, क्योंकि मोहम्मद साहिन उनके चेहरा नहीं देख पाया था। सीरी की कॉल डिटेल निकाली गई तो किसी का कोई ऐसा नंबर नहीं पाया गया था। यानी कि पुलिस ने अभी तक उन दोनों लोगों का पर्दाफाश नहीं किया, कौन है कौन नहीं है। अगर आगे से इस बारे में कोई जानकारी मेरे को मिलेगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा दोस्तों। और हाँ, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो 2 लोग सीरी के कमरे से भागे थे वो कौन हो सकते हैं। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम जो आपके लिए रोज़ाना कहानी लाते हैं वो आपके जीने के ढंग को बदलने के लिए लाते हैं। और इस कहानी को सुनाने का मतलब
आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है दोस्तों, बस आपको सावधान करना है। नमस्कार।